हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसएपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। एक चीज़ आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, एज अ कंसल्टेंट आपने जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं एसएपी के, आपने उसको लाजमी कॉन्फ़िगर करना है। चाहे आप एमएम के हों, चाहे आप सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हों, चाहे आप एचआर के हों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हों, ऑडिट के हों, कंट्रोलिंग के हों, या किसी भी आप डिपार्टमेंट के हों, चाहे आईटी के क्यों ना हों। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है पॉइंट नंबर 12 तक। यहाँ तक सब ने जो है अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन से वो लास्ट में परफॉर्म कर ली है। ओके, तो इन प्रीवियस लेक्चर वी जस्ट कंप्लीटेड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड आप उसको हाईलाइट भी कर दो। टुडे वी विल डिस्कस फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी कंपनी है जिसका अपना कोई फिस्कल ईयर ना हो। एनी वन ऑफ यू प्लीज। आपके ख्याल में कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई फिस्कल ईयर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, माली साल जिसको उर्दू में आप कहते हो। आपने सुना होगा आमतौर पर पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का जो बजट है, माली साल एक टर्म आपने सुनी होगी, इसको फिस्कल ईयर कहते हैं। तो जी, आपके ख्याल में कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई फिस्कल ईयर ना हो? एनी वन ऑफ यू प्लीज। I don't think so. Without a fiscal year, कोई भी company as वेरी such गुड, function नहीं कर सकती. वेरी गुड, Even वेरी in गुड, terms of taxes or anything, you cannot show your proof of working and payment how you've done for the whole year. वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो अपना फिस्कल ईयर को मेंटेन ना करती हो। ओके, सो वी हैव टू मेंटेन फिस्कल ईयर। अब फिस्कल ईयर का पाथ क्या है? कम टू एसपी और देन एसपी और देन आईएमजी, देन आप आ जाओ यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बात औकात कहते हैं कि सही है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये एफआई का काम है। तो अगरचे ये एफआई का काम है, लेकिन आपका जो है आपने भी इसको परफॉर्म करना है क्योंकि आप ये एसपी कंसल्टेंट हैं। देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ओपन कर दें। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स आप इसको ओपन करो। देन आप आ जाए लेजर्स में। देन आप आ जाओ फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स वेरिएंट। फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट्स, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। ये छोटे से क्लॉक है, इसको आप ओपन करोगे, क्लिक करके इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दें। नेक्स्ट है आपका न्यू एंट्री। हमारी कंपनी कोड क्या थी? KB01। तो यहाँ पे आप लिख दो FK, एंटर करें। अच्छा, बहुत ऐसा होता है कि ओके KB01, जस्ट गिव योर कंपनी नेम ओनली। वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज कैलेंडर ईयर एंड वन इज ईयर डिपेंडेंट। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनका अपना एक कस्टमाइज फिस्कल ईयर होता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज को आप देख लो, आप जो वो है कराची में आप देख लो उनको, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आप देख लें, इनका अपने कस्टमाइज फिस्कल ईयर होता है, और बाकी जो है वो कैलेंडर ईयर को चूज करते हैं। तो आम तौर पे आप चूंकि अभी बिगनिंग में है, तो आई जस्ट रिकमेंड कि आप जो कैलेंडर ईयर को सेलेक्ट करें। जस्ट कैलेंडर ईयर को सेलेक्ट करें, दोनों को नहीं करना है, सिर्फ एक को आपने सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड, एक साल में कितने महीने होते? 12 महीने होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि आपने मंथलीज को प्रिपेयर करने हैं या आपने वीकलीज को प्रिपेयर करना है। यूरोप में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो वीकलीज को मेंटेन करती हैं। आप में से कोई ऐसे जो जानता हो इस चीज़ को? आपने नाम सुने कि आपने सुना होगा कि अब्रॉड में जो है ना, स्पेशल आप यूके में देख लें या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में देख लें तो वहाँ पे ये सुनने में आपको मिलेगा कि वहाँ पे उनको वीकली सैलरी दी जाती है। डू यू नो दिस थिंग प्लीज? एनी वन ऑफ यू प्लीज। तो ये डिसाइड करें कि आपके सर वो बाई वीकली होती है सर। बाई वीकली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, बाय एनुअली भी होती है। इस तरह की जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना वो मंथली कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 12 मंथ। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड। अब यहाँ पे मास्टर से अकाउंट्स और फाइनेंस वाले बैठे हैं, इनसे मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि ऑडिट कब होता है?
फाइनेंस वाले जल्दी से प्लीज आंसर दें फौरन प्लीज। जब साल खत्म होता है। वेरी गुड, जब साल खत्म होते हैं ना। सर लेकिन उसमें ऑडिट स्टार्ट होता है अगस्त के मिड में जाके होता है ऑडिट। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपका जो ऑडिट है उसका जो टाइम पीरियड है वो पहले आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना कंप्लीट फिस्कल ईयर की। आफ्टर दैट आप जो है आप उसको स्टार्ट कर रहे होते हो, एक साल के बाद आप उसको ऑडिट करते हैं। मीन टू से ऑडिट हमेशा एक साल बाद किया जाता है जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो। तो जो ऑडिट का टाइम पीरियड होता है ना वो हमेशा आपकी फिस्कल ईयर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किया जाता है, नंबर 1। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मैक्सिमम आपको 4 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है। अब यूँ समझो कि जैसे कि आज अभी है 2025 है और इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आम तौर पे आपके जो फिजिकल ईयर के जो पीरियड्स हैं प्लस स्पेशल पीरियड्स यानी कि ऑडिट के और फाइनेंशियल पीरियड्स को मिला के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड्स बनते हैं। इसके लॉजिक ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या आप ऑडिट के बिना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियर कर सकते हो, ये वेरीफाई उसको कर सकते हैं या आप उसको वेलिड कह सकते हैं। मिस्टर फरूक आप माशा से इनमें से सबसे सीनियर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। प्लीज योर suggestion, your opinion is very valuable for all of us. सर ऑडिटेड फाइनेंशियल इज द मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट सर, उसके बगैर आपके डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल है वो वेरीफाई नहीं हो सकते। गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोगों ने काइंडली अपनी अपनी कंपनी कोड जो है ना वो यहाँ पे पैकेज को आप सेव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अंदर ना, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज फिजिकल ईयर तो प्लीज अभी बता दें ताकि मैं इसको रिपीट कर सकूं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब ये क्या होता है? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारी जो ओके assign company code को fiscal year variant, come to position and give a company code KB01। इसे यहाँ पे था FK, ये देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में आगे FK KB01, एंटर एंड सेव कंट्रोल एस। सर आपकी आवाज शायद कट हो रही है बार बार। Okay, now we have to define posting periods, define variants for open posting periods। अब इसकी लॉजिक है, अच्छा यहाँ पे मास्टर से अकाउंट्स और फाइनेंस वाले बैठे हैं, इनसे एक मेरा सवाल है। PPB के आप लिख दो KB फाइनेंस प्रोफेशनल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी में कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपने ये ट्रांजैक्शन बिना सुपरविजन के बिना इंफॉर्मेशन के आप पोस्ट नहीं कर सकते? वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जल्दी से बताइए प्लीज। कम बैक एंड assign variants to company code। सर वैसे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जिसमें अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली जो हम पेमेंट्स करते हैं सर उस पे हम अप्रूवल वगैरह लेते हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा आप इसको जरा बताएं। अच्छा मैं इसको जरा एक मिनट बता दूं कि वॉइस ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपने क्या काम करना है, जस्ट न्यू विंडो पे क्लिक करके और यहाँ पे आप दो SM12 एंड देन आप आ जाए रिमूव Sapiens, just click on search and you will see सर यहाँ पे आपने क्या
तो वहाँ पे आपने क्या था SM SM12 select all SM12 ओके and delete. एज ए कंसल्टेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी एरर्स आते हैं उनको प्रॉपर सॉल्व करें. SNA variance to company code. Click on position KT01 TTBK. Enter and save. Enter again. यस मिस्टर फरूक, आप कुछ बता रहे थे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसकी अप्रूवल लेना लाजमी होती है. एक तो आपने पेमेंट्स की बात बताई, दैट्स गुड. इसके अलावा सर इंपोर्ट्स की पेमेंट होती हैं, गुड. और इसके अलावा और उसके बाद अगर कोई कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट हो गई है वेरी गुड उसकी अप्रूवल होती है, गुड तो उसकी बगैर हम एंट्री नहीं कर सकते. वेरी गुड. और इसके अलावा नाउ ओपन क्लिक ऑन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो टॉपिक है मीन के आपने यहाँ पे ये डिसाइड करना है, आपने यहाँ पे ये पैरामीटर्स लगाने हैं कि आखिर वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसकी आप बैक एंड के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये जस्ट पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ही परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको पता है जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर कैन, ये साल में सिर्फ 2 माह इसकी परचेजिंग होती है और इसकी 2 माह इसकी सेल आउट की जाती है. जो कराची से बिलोंग करते हैं इनको आइडिया होगा शुगर कैन का. और इसी तरीके से अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री का भी एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है, उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने कौन सा रॉ मटेरियल किस टाइम पीरियड में हमने परचेज करना है और किस टाइम पीरियड में हमने इसको क्लोज करना है. क्लोज का मतलब कि हमने इसको परचेज नहीं करना. अंडरस्टूड. तो ये जो पैरामीटर्स हैं इसको हम कहते हैं ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड. तो इसके लिए आप न्यू एंट्री पे आते हो और यहाँ पे ये एक अकाउंट कैटेगरी है, अकाउंट टाइप है. यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आते हैं. वेंडर का ऑप्शन है, कस्टमर का ऑप्शन है, एसेट्स का ऑप्शन है. फॉर एग्जांपल कि एक अकाउंटेंट हो तो अगर उसने मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कोई बता सकते हैं कि जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसकी एंट्री क्या बनती है? अकाउंट फाइनेंस वाले प्लीज. तो अब बात का क्या होता है कि लेट्स से कि अगर आपने एक रॉ मटेरियल परचेज करना है ना, आप उसकी एंट्री बनाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं to bank cash. गुड, वेरी गुड. तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि परचेज की जो होती है ना रॉ मटेरियल, जब आप परचेज करते हैं उसको ऐसे एंट्री पोस्ट करते हैं कि वो आपका एसेट बन जाता है. तो ये मतलब मैंने इंडस्ट्री में ऐसी गलतियां माशा से देखी है, नोट की हैं कि माशाल्लाह से हाई प्रोफेशनल क्वालिफाइड उधर बैठे हुए माशाल्लाह से, लेकिन ऐसे ऐसे मिस्टेक करें कि बंदा हैरान हो जाता है भाई ये. एनीवे नो प्रॉब्लम. तो ये वो कैटेगरीज हैं जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स से कि हम ये चाहते हैं कि जो वेंडर्स हैं, हम चाहते हैं कि वेंडर जो है ना फॉर 100 to 150, वेंडर नंबर 100 से लेके वेंडर नंबर 150 तक जितने भी वेंडर्स हैं इनको हमने क्या काम करने पीरियड 1-20-25 पीरियड 6-20-25. जब आप इसको ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि जनवरी से लेके जून तक आप इसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. बाकी तमाम जो इसके मंथ्स होंगे आप उस पर एंट्री पोस्ट नहीं कर सकेंगे. ये इसका ये रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब होगा. अच्छा, इसी तरीके से बाकी आप कस्टमर की भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, एसेट की भी लगा सकते हो, और जो बाकी जो जनरल एक्सपेंसेस हैं आप उसकी भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि आपने एक प्लांट परचेज किया और आप ये चाहते हैं कि हम प्लांट को जो है हर 6 महीने बाद उसकी हम डेंटिंग पेंटिंग करें, या फिर आप ये कहते हैं कि भाई हमने फर्नीचर ले लिया तो हम फर्नीचर को रेनोवेट कर, फर्नीचर की जो है उसको उसकी जो मतलब कि रिपेयरिंग कर दें, या जो बिल्डिंग है हर 6 महीने बाद बिल्डिंग के एलिवेशन या उसकी जो भी रेनोवेशन हम उसको करते थे. तो ये ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो हैं इसकी बाकायदा परमिशन लेना पड़ती है. इसके बाकायदा आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई कौन सा जो कैपिटल एक्सपेंस है
या आपका इपेक्स या कैपेक्स, ये दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपसे भी पूछूंगा, ये फाइनेंस वाले। तो यहाँ पे हम वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई आपने कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है या कौन सी नहीं करनी। लेकिन स्टार्टिंग में आपने ऐसे कोई काम नहीं करना, आपने तमाम एंट्रीज को वैलिड कंसिडर करनी। इसको भी रिमूव कर दी। पीरियड 01 जनवरी 2025 टू 12 2025, यहाँ पे आपका आएगा 13 2025 16 2025। जस्ट फाइनेंस वाले बताएंगे ये 13 16 क्या चीज़ है, जल्दी से बताएं। एंट्रेंस है, तो स्पेशल पीरियड है। वेरी गुड। अब्दुल हनन आपने बताया होगा। जी सर। Good. So we have completed fiscal posting period variant. इसको भी आप ठीक कर दें। Next is document number ranges, most important। अच्छा मुझे यह बताएं कि क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी डॉक्यूमेंट्स की सीरीज नंबर ना हो? तमाम मेंबर्स से इसका आंसर दीजिए प्लीज, चाहे एफआई वाले हों नॉन एफआई वाले हों। आपके ख्याल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करता हो या अपनी ट्रांजैक्शन पोस्ट करता हो और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसकी नंबर सीरीज नंबर ना हो? अब्दुल सर नासिर। एचआर ही होता है सर, इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं है सर ऐसा। एचआर भी करते हैं? नहीं पॉसिबल नहीं है सर, विदाउट अ डॉक्यूमेंट नंबर कैसे होगा? वेरी कोई भी चीज की ट्रेसिंग नहीं हो सकती। वेरी गुड, ब्रिलियंट। मीन के कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो सीरीज नंबर के बिना डॉक्यूमेंटेशन कर सके या ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सके। तमाम डिपार्टमेंट्स करते हैं। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपने आपने आप जितने भी मेंबर्स हैं, आप तमाम ने कोई इनवॉइस नोट देखी होगी ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। कोई इनवॉइस हो गई या डॉक्यूमेंट हो गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो उसके ऊपर ना टॉप पे या बॉटम पे ना, आमतौर पर टॉप पे जो ना एक स्मॉल उसमें अल्फाबेट्स में नंबर लिखा जाता है। नंबर वो स्मॉल फॉन्ट में नंबरिंग लिखी होती है। वो नंबर रेंज यानी कि आपने सीरीज नंबर किस डिपार्टमेंट को कौन सी सीरीज अलॉट करनी है वो हम एसएपी में डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। सो कम टू बैक एंड। अब आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दें, ये भी क्लोज कर दो। कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे आप पहले आप आ जाओ डॉक्यूमेंट टाइप, जिनके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जिनकी आपने नंबरिंग देनी है। अब यहाँ पे ये देखो आपके पास आ रहा है ए बी, बल्कि यहाँ पे आपके पास एक ये वेंडर इनवॉइसेस है। अब यहाँ पे देखो नंबर रेंज कोड क्या है 18, ये एसएपी का बाय डिफॉल्ट कोड है। तमाम वेंडर इनवॉइसेस जो बनेगी ना बैक एंड के ऊपर, उसका कोड क्या होगा 18। हम 18 की बेस पे वेंडर इनवॉइस की नंबर सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? यस सर। देखें, वी हैव टू क्रिएट वेंडर इनवॉइसेस। हमने वेंडर इनवॉइसेस बनानी है ना, और आपको ये भी मालूम है कि वेंडर इनवॉइसेस जो मल्टीनेशनल कंपनी से, जो बड़ी कंपनी से, वो मतलब छोटी मोटी तो नहीं बनाते, उनके तो नंबर होते हैं 1000 2000 5000, उनके इनवॉइस सीरीज नंबर होती है। मीन टू से कि आप जितनी वेंडर इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे, हर इनवॉइस के ऊपर एक यूनिक नंबर वहां पे ऑटोमेटिकली आएगा। उस यूनिक नंबर या उस सीरीज नंबर को हम बैक एंड के ऊपर हमने डिफाइन करना है। और एसएपी ने हमें एक कोड बता दिया 18, और हम 18 की बेस पे वेंडर इनवॉइसेस का जो सीरीज नंबर है उसको हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे ये ज़्यादा देखिएगा।
ये क्या है, नंबर रेंज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप आगे क्लिक ऑन दिस वन, और दूसरा ये देखें कि जब हमने इसको ओपन किया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एसेट्स को भी अलाउ किया गया है, यानी कि हम जब वेंडर से कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसकी जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें एसेट भी शामिल होंगे और मटेरियल भी शामिल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, अपना कंपनी कोड पुटअप करना है, KB01 पुटअप कर दिया, और ये नीचे इंटरवल, मिड इंटरवल, इस पर आप क्लिक करोगे। बॉयस एक और चीज़ आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर एंड ऑब्जेक्ट RF_ बेलिक, ये आप प्लीज़ आपने नोट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देना है 18, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा होता है 18 ईयर 2025, हम उसको देते हैं 2000 20000 29999, ओके, एंटर। अच्छा, अब इसका क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी वेंडर इनवॉइसेस बनेगी ना, उनकी जो सीरीज नंबर होगी वो होगी 20,000 से लेके 20,999 29,999 तक होगी। दिस पॉइंट इज क्लियर। और ये ऑटोमेटिकली वहां पे नंबर यस आते सर। जाएगी। आप इनवॉइस पोस्ट करेंगे ना, आप लेट से आपने एक इनवॉइस क्रिएट कर दी, तो पहले इनवॉइस के ऊपर नंबर क्या लिखा होगा 20000, फिर उसके बाद सेकेंड इनवॉइस के ऊपर क्या नंबर लिखा होगा 1 2 3 4, जितने आप इनवॉइसेस बनाते जाएंगे ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे ये शो करेगा कि जितने भी आपने इनवॉइसेस क्रिएट किए हैं ना, उनकी जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती जाएगी। अब इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है, इसका पर्पस ये होता है कि चूंकि ऑडिट में आपको मालूम है कि ऑडिट में क्या होता है, बेसिकली जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड है या नॉन वैलिड है। लेट से हाथ में जो आप एक चीज ये बताएं कि अगर आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट्स हो और उनके ऊपर कोई नंबर भी ना हो, आप कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है। मिसाल के तौर पे एक क्लास है आपकी, उसमें स्टूडेंट ने एग्जाम दिए और 100 की स्ट्रेंथ है और किसी ने भी रोल नंबर नहीं लिखा, तो आप क्या करेंगे, आप फिर कैसे उसको क्लासिफाई कर पाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लासिफाई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट फॉर कंसर्न स्टूडेंट। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। जी सर। इसी तरीके से आप जब वापस आते हैं तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करने, कस्टमर इनवॉइसेस, वेंडर इनवॉइसेस, वेंडर डॉक्यूमेंट, कस्टमर डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट जो है ये उनके लिए है नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आप कह लो MM के लिए, या सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों के लिए। और जो फाइनेंशियल सर अकाउंटिंग एक है उनके लिए होगा 01। लेकिन सर AP और AR की सीरीज अलग नहीं होगी फिर, किसकी? अकाउंट्स पेएबल की, अकाउंट्स रिसीवेबल की जो वेरी सीरीज है गुड। वो अलग होगी सर। हाँ, सबके इसमें पता है क्या, इसमें अकाउंट्स पेएबल जो है ना वो आपकी इनवॉइसेस कहलाती हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल वो आपकी सॉरी अकाउंट्स पेएबल वेंडर इनवॉइसेस कहलाती हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल ये आपकी कस्टमर इनवॉइसेस कहलाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख लो कस्टमर पेमेंट है CC और इसका 63 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने क्या काम करना है कि इधर जाके और यहाँ पे आप कंपनी कोड पुटअप करेंगे और यहाँ पे इंटरवल और यहाँ पे आप प्लस 63 2025, यहाँ पे आप इसको दे दो अच्छा ये 20,000 है, 3000 30000 39999 ये ले। सर इसमें एक और इश्यू भी सर काइंडली बताइएगा कि जैसे एक हमने वेंडर को इनवॉइस दी है
ठीक है, उसने हमें हमने उसको पेमेंट कर दी, ये उसका अलग होगा, और जब कस्टमर को इनवॉइस करते हैं और उसकी रिसीट होती है उसका नंबर अलग होगा, ऐसे ही है। ये मीन के आपने एक इसमें एक वेंडर इनवॉइसेस जो है ना, याद रखना, हमेशा इनवॉइसेस की अलग नेमेसिस होती है और पेमेंट्स की अलग नेमेसिस होती है। पेमेंट्स जो होती है ना वो आमतौर पे हम कहते हैं थ्रू बैंक, तो उसमें जो चेक नंबर होते हैं ना वो हम अपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन करते हैं ताकि आप उसको टैली कर सकें। लेट्स से कि लेकिन सर सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, जो आपका परचेस मैनेजर है वो कहता है कि सर हमने इतना रॉ मटेरियल परचेस किया, हमने $250,000 का जो है वो रॉ मटेरियल परचेस किया और हमने इतनी पेमेंट उसको कर दी, वेंडर को कर दी। तो अब इसमें यू हैव टू वेरीफाई दिस ट्रांजेक्शन। आप क्या काम करेंगे, आप फाइनेंस से भी चेक करेंगे कि फाइनेंस ने कितनी पेमेंट रिलीज की वेंडर को। सेकंड एंड पे आपने स्टोर डिपार्टमेंट से चेक करने कि स्टोर डिपार्टमेंट ने कितना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रिसीव की अगेंस्ट दोस परचेज ऑर्डर्स। दोनों को आपने टैली करना है, फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन सर अगर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमने इशू करना है वो एक अलग चीज है, तो उसका तो सर एसबी में क्या वो एक अलग चीज है, क्योंकि उसमें यहाँ पे है ना डेबिट और क्रेडिट नोट्स, वो एक अलग चीज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, कम बैक। अच्छा, इसमें आपने किस किस के ऊपर काम करने हैं, आप कस्टमर इनवॉइसेस के ऊपर काम करेंगे, कस्टमर डॉक्यूमेंट के ऊपर और वेंडर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने इसकी नंबरेसिस क्रिएट करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अच्छा, फील्ड स्टेटस वेरिएंट को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सब ने एक वाउचर या इनवॉइस देखी हुई है? तमाम मेंबर्स प्लीज आंसर दीजिए जरा। यस सर। जी sure. अच्छा, मुझे आप एक चीज बताएं, आप तमाम मेंबर्स, लेट्स से यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ 20 मिलियन। आपने किसी को 20 मिलियन की पेमेंट करनी है या 30 मिलियन की आपने पेमेंट करनी है। सर आपकी आवाज बिल्कुल कट हो रही है। अब आ रही है आवाज? जी सर अभी आ रही है लेकिन वो बीच बीच में गायब हो जाती है। शरारती हो गई। अच्छा, लेट्स से कि आपने एक वेंडर को पेमेंट करनी है 20 लाख रुपए की या 30 मिलियन की आपने पेमेंट करनी है, तो आपने उससे कुछ परचेज करने, आप क्या करेंगे? You have to secure yourself and you have to make payment of rupees 30 million. आप क्या करेंगे? सर पहले तो ये डिफाइन करना कि पेमेंट वेंडर लोकल है कि इंटरनेशनल है। वेरी गुड, दैट्स फन, ब्रिलियंट। ये होती है प्रोफेशनल की एक पहचान होती है कि वो फौरन उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि भाई पेमेंट कौन सी है। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, जब आप डोमेस्टिक ले लो इंटरनेशनल ले लो। अच्छा सर इंटरनेशनल में सबसे पहले हमने एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना होगा, उसके बगैर पेमेंट नहीं हो सकती। चलिए, आप चूंकि यहाँ पे माशा से कुछ नए मेंबर्स भी हैं ना, तो हम इनकी आसानी के लिए डोमेस्टिक पेमेंट्स की हम बात करते हैं। आपने डोमेस्टिक पेमेंट करनी है, आप क्या करेंगे? या आप यूं कह लो कि मतलब कि एक आप एक बिजनेस ओनर हैं और एक कस्टमर, मतलब एक कस्टमर आपके पास आता है, वो आपसे कहते हैं कि आपने मुझे 50 मिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने मुझे सेल करनी है, तो मैं आपको इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट करूंगा। क्रेडिट पेमेंट्स आती हैं। आप क्या काम करते हो? आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाती हैं। उसका नाम मेंशन किया जाता है, डेट मेंशन की जाती है, नंबर ऑफ जो स्टॉक है, स्टॉक की डिटेल मेंशन की जाती है, और पेमेंट टर्म्स मेंशन की जाती हैं कि भाई कितनी पेमेंट होगी, चेक के जरिए होगी, कैश के जरिए होगी, लोकल करेंसी में होगी, इंटरनेशनल करेंसी में होगी।
और कितनी इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसको हमने पे करनी। तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन और इनकी जो एडजस्टमेंट है उसको हम कहते हैं फीड स्टेटस वेरिएंट। लेट्स से बैक एंड, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप आ जाए लेजर्स, फील्ड्स, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इसके मैं आपको ना अभी एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको मजीद ये चीज़ क्लियर हो। अच्छा, आप में से किसी ने कोई इनवॉइस क्रिएट की है, चाहे कस्टमर इनवॉइस हो या वेंडर इनवॉइस हो? प्लीज यस और नो, किसने भी? एसएपी में एनी सिस्टम? अच्छा, मैं एक चीज आपको जरा यहाँ पे बता दूँ। हाँ यस प्लीज भाई, कोई भी इनवॉइस अगर आप लोगों ने क्रिएट किया तो बताएं। सर इनवॉइसेस क्रिएट भी की हैं, पेमेंट्स भी की हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, उस इनवॉइस के अंदर क्या होता है? ये तो पेमेंट हुआ आगे ना, FB6 लुक एट स्क्रीन, ये है वेंडर इनवॉइस। अब वेंडर इनवॉइस का अगर आप देखें ना तो इसमें ये ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसे कि ये टैक्स अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है ऑप्शन, यहाँ पे रेफरेंस का वो ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आपकी सप्लायर कोड आ रहा है, यहाँ पे इनवॉइस डेट आ रही है, पोस्टिंग डेट आ रही है, जीरा कोड यहाँ पे आ रहा है, आपका अमाउंट यहाँ पे आ रही है, करेंसी यहाँ पे आ रही है, और वैल्यू डेट यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे आपका बिजनेस एरिया भी आ रहा है, कॉस्ट सेंटर भी आ रहा है, और यहाँ पे सेल ऑर्डर भी आ रहा है। ये तमाम ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट? जी सर, आ रहा है। इन तमाम जी सर। ये प्लीज नॉइस को जरा कम। इन तमाम ऑप्शंस की जो मैनेजमेंट है ना, इसको हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फॉर एग्जांपल, आप परचेज डिपार्टमेंट ने अगर इनवॉइस क्रिएट करनी है तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई जो भी इनवॉइस होगी ना, आपने हर इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स है इसको आपने क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री करना है। तो जब तक आपके इनवॉइस में टैक्स अमाउंट नहीं आएगी, आपकी इनवॉइस नहीं बनेगी, नंबर 1। फिर कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो भी हमने इनवॉइस क्रिएट करनी है ना, हमने उसके अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर को भी डिफाइन करना है। तो ये जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं ना, इन तमाम ऑप्शंस को किसको कम्प्लीमेंट्री में लेके आना है, किसको ऑप्शनल पे लेके आना है, इन तमाम की सेटिंग को हम कहते हैं फीड स्टेटस वेरिएंट। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है, अच्छा हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, 0001 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी एज, एंड देन आपने इसका चेंज करने KB01, एंटर कर दें और इसको चेंज कर दो आप FSBK। अच्छा, तो आप चेंज कर दो KFSB, देन क्लिक ऑन कॉपी ऑल, एंटर, ओके। अब आप इसको सेव कर दें, क्योंकि नीचे याद रखिएगा कि जो भी आप क्लिकिफिकेशन करते हैं तो ये जब तक डेटा सेव का ऑप्शन ना हो आपने मूव नहीं करना। अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं ना तो ये है ग्रुप्स का, जिनके हर डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लो, अगर आप आते हैं यहाँ पे ये रिसीवेबल, नाम क्या आपका, मिस्टर फरूख, आप जो बात कर रहे थे ना वो जो नोट्स का वो भी इसमें गिवन है, रिसीवेबल पेबल। हम आते हैं जनरल G00 के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे है आपका जनरल डेटा, और जनरल डेटा के अंदर ये देखें, ये आपके पास आ रहे असाइनमेंट नंबर है, टैक्स है, इनवॉइस है, जी है, और इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पे आ जाओ
तो यहाँ पे सेल ऑर्डर का ऑप्शन गिवन है। तो अगर आपने इसको सरप्लस का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री उसको आपने मतलब कि सरप्लस का मतलब ये होगा कि अगर आपने इसको टिक कर दिया तो इसके बिना आपकी इनवॉइस पोस्ट नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने वेंडर इनवॉइस क्रिएट करनी है, उसमें सेल ऑर्डर को अगर आपने मेंशन नहीं भी किया तो आपकी इनवॉइस बन जाएगी। तो ये सेटिंग्स होती हैं। अच्छा, ये आमतौर पर जो सेटिंग होती है ना, ये कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड कर होते हैं कि कंपनी चाहती है कि भाई अगर हमने टैक्स अगर हमने इन्वाइसेस बनानी है। आपको पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि जो अपने वेंडर से टैक्स भी कलेक्ट कर रही होती हैं, यू नो मिस्टर फरूक। सर ओके, assign company code to field status variant. Position KV01 KFSB and save. Okay, come back. ये भी आपका क्लियर हो चुका है और ये बेसिकली है अब हमने क्या काम करना है, चार्ट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप एंड यस सर। ओके। नेक्स्ट है आपका टॉलरेंस। व्हाट इज टॉलरेंस, क्या होता है इसका, ये आपके माइंड में क्या आता है, ये क्या चीज हो सकती है? टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, अगर हम इसको आम उसमें डिक्शनरी में देखें, लेकिन एसएपी के लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं टू मेक रिस्ट्रिक्शन ऑफ अमाउंट। फॉर एग्जांपल लॉस लेजर्स, कम टू डॉक्यूमेंट। अच्छा, मुझे पहले एक चीज का आंसर दें, आपके ख्याल में कोई ऐसा डेटा इंटरप्रेटर या डिपार्टमेंट है जो मतलब कि जब और जितनी अमाउंट का उसका दिल चाहे तो वो पेमेंट कर सके, या कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई लिमिट होती है? कोई बता सकते हैं? आपने कभी ऐसा कोई फेस किया कि मतलब कि एक अकाउंटेंट बैठा हो माशाल्लाह से, वो अपनी मर्जी से किसी को 5 लाख रुपए दे रहा है, किसी को 10 लाख रुपए दे रहा है। आम तौर पे कंपनी के अंदर एक पेटी एक्सपेंसेस इस्तेमाल की जाती है और पेटी एक्सपेंसेस का डेली जो बजट है ना, आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक आप उसको अलाउ किया जाता है और लिमिट उसकी लगा दी जाती है। इसी तरीके से अगर आपने किसी को पेमेंट्स करनी हो, वेंडर को पेमेंट करनी हो, या आपने एक्सपेंस की मद में किसी को पेमेंट करनी हो, तो उसकी भी एक लिमिट एडजस्ट की जाती है कि भाई हमने कितनी मैक्सिमम हम कितनी लिमिट वो कर सकते हैं। जैसे कि बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, बैंक में जो है ना वो डेली के एक लिमिट सेट कर होता है। बैंकर है आप में से कोई बैंकर? जी सर। जी सर। पहले मैं तो उसमें उसमें क्या होता है, एक डेली लिमिट होती है, एक मंथली लिमिट होती है, ऐसे ही ना लिमिट, आमतौर पर डेली लिमिट जो है वो लगा दी जाती है। अगर आप अपने सेल फोन से, मोबाइल ऐप के जरिए अगर आपने किसी को पेमेंट करनी हो तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम यस कहते हैं सर। टॉलरेंस उसको। अब तमाम डिपार्टमेंट्स, चाहे जी सर। फाइनेंस हो या सेल्स डिपार्टमेंट हो या परचेज डिपार्टमेंट हो या स्टोर डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, वो हमेशा अपनी टॉलरेंस लिमिट को एडजस्ट कर होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है परचेज डिपार्टमेंट जो है माशाल्लाह से ये जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, तो जो कि मतलब इनके पास अथॉरिटी नहीं होती, ये एंड यूजर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या काम कर रहे होते हैं कि मतलब कि लेट्स से कि मैं एक जगह पे काम कर रहा था, सोल्यूशन का, इंडस्ट्री सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। वहाँ पे माशाल्लाह से अमाउंट पे की जाती है डॉलर्स में, और उनकी जो कन्वर्जन होती है ना डॉलर्स को पी के में कन्वर्ट करना, वो भी उनको नहीं समझ आते कि भाई हम इसको कैसे कन्वर्ट करें।
तो ये अब बैंकर जो यहाँ पे मौजूद हैं आपको मालूम होता है कि एक होते हैं इंटरनेशनल यूएस डॉलर रेट, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है, यू नो, बिल्कुल सर। बैंक। तो यस सर। ये भी चीजें काफी मैटर की जाती है कि भाई हमने ये देखना है कि अगर हमने डॉलर में पेमेंट करनी है तो हम डॉलर की लिमिट लगाते हैं, अगर हमने पीकेआर में पेमेंट करनी है तो हम पीकेआर की लिमिट लगाते हैं। ओके, वरना क्या होता है कि माशाल्लाह से कोई ऐसे नमूने मुसलत हो जाते हैं जो माशाल्लाह से जिनको ये नहीं समझ आती कि भाई डॉलर है या पीकेआर में, वो माशाल्लाह से अमाउंट पुट करते हैं और परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इससे कंपनी को काफी ज्यादा लॉस होता है। तो इसके लिए एसएपी ने क्या काम किया, एसएपी एक पैरामीटर एडजस्ट करती है जिसकी बिना पे हम एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई इस लिमिट तक आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, इस लिमिट तक आप पेमेंट कर सकते हो। याद रखना है कि टॉलरेंस हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन आप डॉक्यूमेंट में आ जाए, देन आप आ जाए कहाँ पे, टॉलरेंस ग्रुप, then we find tolerance group for employees. Okay, create new, just अच्छा, यहाँ पे आपने ग्रुप में कुछ भी मेंशन नहीं करना, जस्ट गिव योर कंपनी कोड KB01 और यहाँ पे आप लिमिट लगा दो। अच्छा, एक आपके आगे 65 मिलियन की, एक 60 मिलियन के आगे, और नीचे पास कर ऐसा होता है कि जब आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, जब आप कोई कैश रिसीव करते हो या पेमेंट आप करते हो तो उनमें डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। लेट्स से कि आपको पता है कि जो टर्म कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस होती हैं जो नॉन नॉन फिगर में होती हैं, जैसे कि 65.278509 मिलियन, तो उसमें 5,000, 10,000, 20, 15,000 का डिफरेंस अगर आप भी चाहते हैं ना, तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने मैक्सिमम कितनी डिफरेंसेस को एडजस्ट करने, कितना डिफरेंसेस हम जो है उसको अलाउ कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं परमिटेड पेमेंट डिफरेंसेस। तो हम यहाँ पे इसको 0 करें, आप जस्ट लिमिट पुट कर दो और इसको आप सेव कर दो। इसके बिना आपके फ्रंट एंड के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा प्लीज कि हम जितने भी यहाँ पे वर्किंग करें ना, कि तमाम वर्किंग जो है फ्रंट एंड के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है उनकी एग्जीक्यूशन के हम वर्किंग करें। इन तमाम सेटिंग्स के बिना, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है, इन तमाम ऑप्शन के बिना आप कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, एज ए कंसल्टेंट ये तमाम चीज़ों को आपने लास्ट में इम्प्लीमेंट करना है। इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप एक कंपनी बना लो, 2 कंपनीज बना लें, 3 कंपनीज बना लें, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एससीपी के अंदर क्या है, एक लॉजिक है और इसकी प्रैक्टिस है। In next lecture, we will cover chart of account group, controlling area, vertical, DNR controlling and creation of GL accounts. Okay. इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आप सबकी कंबाइन होगी। उसके बाद 2 क्लासेस जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग होंगी और नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग होंगी। फिर उसके बाद फिर आप दोनों कंबाइन में आ जाएंगे, क्योंकि आप कुछ टॉपिक्स आपके सेम होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंट होंगे उसको हम अलग कर देंगे, जो कंबाइन होंगे उसको हम कंबाइन कर देंगे। तो इसकी आप प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें, और अहम चीज जो आप भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किए, इसके पहले नोट्स बना लें और फिर ये देखेंगे है क्या चीज। उसके बाद इसको आप अपनी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, और जहां भी आपको कोई भी एरर आपको आता है, कोई भी इश्यूज आते हैं, आप प्लीज डिस्कस कर सकते हो। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है ना, ये आपकी जो ट्रांजैक्शन का टाइम फ्रेमवर्क है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है ये आपके ट्रांजैक्शन का जो टाइम फ्रेमवर्क है उसको प्रेजेंट कर होता है, और जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसकी मैनेजमेंट को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। थैंक यू सो मच।